आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डाटाबेस डिज़ाइन का ओवरव्यू क्या है, डाटाबेस डिज़ाइन का अवलोकन क्या है। इससे पहले डाटाबेस के बारे में बताया था कि डाटाबेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, वो सब हमने बताया था। आज की इस क्लास में उसके आगे का चैप्टर दिया गया है, वो बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो पीडीएफ फाइल और बच्चों को जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे, वहां पर मैंने इसके बाद एक चैप्टर बताया था जिसमें था डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चैप्टर था। वो चैप्टर भी आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक्चुअली में उस जो मैंने नोट्स जो दिए थे, उस नोट्स के अंदर 5 स्टेप मैंने लिखाए हैं और आज की इस वीडियो में मैं उसको और ज़्यादा क्लियर करके 7 स्टेप आपको बताऊंगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पहले 5 स्टेप थे और अब 6 स्टेप हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको सर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, हम ये दोनों में से कौन सा याद करें, तो मैं जो वीडियो में पढ़ाऊंगा आज उसका एक पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की जो 7 स्टेप्स हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली में 7 स्टेप ही होते हैं, लेकिन मैंने छोटा करने के लिए कुछ स्टेप्स को मिक्स कर दिया था और आपके सामने 5 स्टेप में मैंने उसे बताया था, जिसके बारे में मैं अभी आगे चल के चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में कि डाटाबेस डिजाइन का अवलोकन क्या है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो टॉपिक दिया गया है डाटाबेस डिजाइन, ओवरव्यू ऑफ डाटाबेस डिजाइन या डाटाबेस डिजाइन का अवलोकन। लिखाया है मैंने, डाटाबेस डिजाइन उस चरणों का एक संग्रह है जो किसी व्यवसाय के डेटा प्रबंधन सिस्टम को बनाने, यानी कि डीबीएमएस सिस्टम को बनाने, लागू करने और बना रखने में मदद करता है। यानी कि किसी सिस्टम के लिए डाटाबेस को बनाना, उसको लागू करना और आगे भी उसको कैरी ऑन रखना, बना रखने में मदद करना। यानी ऐसा नहीं होता कि डाटाबेस बनाया और लागू कर दिया फिर कल बंद कर दिया, आगे भी उसको अपन कैरी ऑन करेंगे। तो उस सबको कैरी ऑन करने का जो तरीका है, मतलब बनाना, लागू करना और आगे तक चलाना, उस सबको अपन क्या कहते हैं, डाटाबेस डिजाइन का उन चरणों का एक संग्रह है। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस केवल ये नहीं है कि बना दिया। डाटाबेस का मतलब ये भी होता है कि डाटाबेस को बनाएंगे, उसको लागू करेंगे और आगे तक उसको मेंटेन भी करेंगे। डाटाबेस को डिजाइन करने का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्तावित डाटाबेस सिस्टम के लिए डिजाइन के भौतिक और तार्किक मॉडल तैयार करना है। यानी कि डाटाबेस को डिजाइन करने का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रस्तावित डाटाबेस सिस्टम के लिए डिजाइन और भौतिक और तार्किक मॉडल बनाना। यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, डाटाबेस बनाएंगे, तो उसके लिए उसका भौतिक डिजाइन कैसा होगा, लॉजिक डिजाइन कैसा होगा, वो सब तैयार करना भी डीबीएमएस के अंदर आता है। तो डाटाबेस डिजाइन करने का पहला उद्देश्य यही है कि हम डाटाबेस को जब बनाएंगे तो उसका भौतिक स्ट्रक्चर कैसा होगा और लॉजिकल मॉडल उसका कैसा होगा, ये तैयार करना पड़ता है। ये लॉजिकल और भौतिक स्टेप्स क्या है या मॉडल क्या है, वो अपन जब डिजाइन करना सीखेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। एक अच्छा डाटाबेस डिजाइन क्या है। डाटाबेस जो बनाते हैं, डाटाबेस की डेफिनेशन मैंने पुरानी वीडियो में बताई कि डाटाबेस क्या होता है। लेकिन डाटाबेस जब बनाते हैं तो एक अच्छा डाटाबेस डिजाइन करना क्या कहलाता है। डाटाबेस तो कोई भी बना देगा, मैं आपको सिखा दूंगा डाटाबेस ऐसे बनाते हैं, इसमें इतने कॉलम लेते हैं, डाटा टाइप लेते हैं, तो आप ले लेंगे। लेकिन एक अच्छा डाटाबेस जो होता है वो मतलब क्या है उसका, उसे एक प्रोफेशनल बंदा बना सकता है। तो वो क्या होता है वो यहाँ देखते हैं। विशिष्ट नियम एक अच्छी डाटाबेस डिजाइन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कुछ नियम होते हैं एक अच्छी डाटाबेस बनाने के लिए, वो यहाँ पे अच्छी डाटाबेस को कंट्रोल किया जाता है। तो विशिष्ट नियम एक अच्छी डाटाबेस डिजाइन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। डेटाबेस डिजाइन बनाने में पहला नियम डेटा अतिरेक से बचना है। सबसे पहला काम यही होता है कि आप जब डाटाबेस बनाएंगे तो उसको ये आप ध्यान में रखें कि वहां डाटा अतिरेक तो नहीं हो रहा है। अतिरेक का मतलब होता है डुप्लीकेशन। जब आप डाटाबेस बना रहे हैं
तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसके अंदर किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड 2 बार आ रहा है, हमको 2 बार लिखना पड़ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक टेबल बनाई, कस्टमर टेबल, और कस्टमर टेबल में आपने एक कस्टमर की डिटेल सेव कर दी, उसका नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि सेव कर दिया। अब वो कस्टमर कई बार ऑर्डर कर सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे आप लोग करते भी होंगे अमेज़न पे। जब वो ऑर्डर करेगा तो हम कस्टमर टेबल में ही अगर यदि डाटा सेव करेंगे ऑर्डर का, मान लीजिए मैंने एक एक तारीख को ऑर्डर किया, तो मैंने कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सेव कर दिया और साथ में मैंने उसका ऑर्डर भी डाल दिया कि कौन सा ऑर्डर नंबर है और क्या आइटम आइटम उसने ऑर्डर किया है। अब 1 तारीख के बाद वो 10 तारीख को फिर से ऑर्डर करता है, तो क्या होगा? दूसरे दिन, समझिए जरा, एक कस्टमर है जिसका नाम है राम, और इसने डाटा मैंने सेव कर दिया, नाम, उसका एड्रेस, पता सेव कर दिया है, और आगे चल के ये कोई ऑर्डर प्लेस करता है। मान लीजिए एक ऑर्डर दे दिया, इसका ऑर्डर नंबर है 10-0-10, और इसने कोई एक आइटम यहाँ पे ऑर्डर किया है जिसका नाम मैंने मान लिया माउस। अब ये राम नाम का व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि एक ही ऑर्डर करेगा, ये बाद में कुछ दिन बाद दूसरा ऑर्डर प्लेस करता है, तो हम फिर से इस व्यक्ति का नाम सेव करेंगे। आगे मैंने जिसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डाला होगा सब फिर से भरा जाएगा यहाँ पे, और फिर ऑर्डर नंबर जो उसका जो भी होगा 10, पहले 101 था तो मैंने 1020 जो भी कर दिया, ऑर्डर नंबर डाल दिया, और इस बार उसने एक कीबोर्ड ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ पर इसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस दो दो बार आ गया एक ही टेबल के अंदर। तो ऐसा अगर डाटाबेस बनाएंगे तो वो डाटाबेस अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी डाटाबेस के अंदर आप ध्यान रखना हमेशा से कि उसके अंदर किसी भी रिकॉर्ड का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे बचने के लिए? इसको बचने के लिए हम इस टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक टेबल बनाएंगे कस्टमर नाम की, यहाँ तक का डाटा सेव हो जाएगा कस्टमर में, जिसमें कस्टमर की डिटेल सेव रहेगी कि कौन कस्टमर है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है, एक्सेट्रा जो भी है। और इतनी टेबल को बनाएंगे अपन ऑर्डर टेबल, जिसमें अपन केवल उसका ऑर्डर नंबर और आइटम्स और कस्टमर आईडी डाल देंगे कि किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है। 3 कॉलम में काम चल जाएगा, हम बार बार पे उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर नहीं भरेंगे। तो इस प्रकार से हम डाटा के अतिरिक्त से बच जाते हैं, डाटा के डुप्लीकेशन से बच जाते हैं। जब आप ऐसा डाटाबेस बनाएंगे तो आपका डाटाबेस अच्छा है, और आप एक ही टेबल में कहते ना उसमें पूरा आपने राता फैला लिया है, तो वो अच्छी टेबल नहीं मानी जाएगी, अच्छा डाटाबेस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह स्थान बर्बाद करता है। आप जब इतनी बार नाम डालेंगे व्यक्ति का, इतनी बार उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, इतनी बार उसका डाटा भरेंगे बार बार पे, तो डुप्लीकेट डाटा होने की वजह से कंप्यूटर में मेमोरी घिरेगा, तो मेमोरी बर्बाद होगी पहली तो। और डाटाबेस के भीतर दोषों और विसंगतियों की संभावना को बढ़ा देता है, कमियां आ जाती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा गलत है। तो बहुत सारी कमियां आ जाएंगी, दोष आ जाएंगे, विसंगतियां आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे। तो पहला नियम तो ये हो गया कि डाटा के अंदर डुप्लीकेशन ना हो, ये ध्यान रखें डाटाबेस के अंदर। और दूसरा नियम ये है कि सूचना की सटीकता और व्यापकता अनिवार्य है, यानी कि आप उस रिकॉर्ड से, डाटाबेस टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड निकालते हैं तो वो रिकॉर्ड सटीक होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, ये होना अनिवार्य है। अगर आपने डाटाबेस टेबल बनाई और उसके अंदर से आप रिकॉर्ड निकालने के बाद भी कंफ्यूज है कि कौन सा डाटा सही है कौन सा गलत है, तो ऐसे डाटाबेस का होने से अच्छा ना होना बढ़िया है। सपोज करो आपने एक टेबल बनाई, डाटाबेस टेबल, जिसमें आपने रिकॉर्ड सेव किए, कस्टमर के नाम सेव किए। आपसे बोला जाए कि भाई एक राम नाम का व्यक्ति है, बताइए कस्टमर, इसका मोबाइल नंबर क्या है। तो आपने सर्च किया, आपको उसमें 5 राम नाम के व्यक्ति मिल गए, तो आपको ये नहीं मालूम कौन सा राम है, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन आपके अंदर है। तो ऐसा डाटाबेस बना रहे हैं तो वो कोई मतलब का डाटाबेस नहीं है, बेकार डाटाबेस है। तो 2 नियम ध्यान रखना है। पहला नियम तो ये कि डाटाबेस के अंदर डुप्लीकेशन ना हो, यानी कि अतिरेक ना हो, और दूसरा नियम ये है कि डाटाबेस के अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाए तो वो सटीक हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, व्यापक हो। गलत जानकारी वाला डाटाबेस गलत विश्लेषण और रिपोर्टिंग को बढ़ावा देता है। यदि कोई डाटाबेस ऐसा है जिसके अंदर जानकारी गलत आती है, तो जिससे हम
कंफ्यूज रहेंगे, हमारी रिपोर्ट भी गलत बनेगी, गलत नतीजे आएंगे। तो नतीजतन यह निर्णय लेने वालों को गुमराह भी करेगा और कंपनी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अपने संगठन के लिए डेटाबेस डिजाइन करते समय इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप डाटाबेस बनाएं, जैसा कि आप बनाएंगे आगे चल करके, जब बनाना सिखाया जाएगा तो आप डाटाबेस बनाएंगे किसी स्कूल के लिए, किसी कंपनी के लिए, हम बनवाएंगे आप लोगों से। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी डाटाबेस का डुप्लीकेशन ना हो, किसी एक स्टूडेंट का डाटा 2 बार ना आए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपन को उसके अंदर कि डाटा डबल ना हो। अगर डबल हो तो पकड़ जाए, वैसे तो होगा ही नहीं, मैं सिखाऊंगा चल के आगे सेटिंग करना, तो डाटा डबल होगा ही नहीं डाटा वो। और अगर हो भी गया तो आप उसको फाइंड कर सकें, डुप्लीकेशन से बच सकें। और दूसरा, जब आप जानकारी निकालें उसमें से कोई सर्च करें तो जल्दी मिल जाए और सही मिले। अगर आप इसी काम को रजिस्टर पे करते हैं मैनुअली, बहुत समय लगता है और डाटा गलत होने की संभावना भी होती है। वही कंप्यूटर पे करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर पे डाटाबेस बनाने के बाद भी हमारा डाटा गलत हो रहा है, हमारा काम गलत हो रहा है, हमें इंफॉर्मेशन गलत मिल रही है, तो ऐसा डाटाबेस होने से अच्छा है ना हो। तो ऐसा डाटाबेस बेकार होता है, उसे अपन अच्छा डाटाबेस नहीं मानते। एक अच्छा डाटाबेस डिजाइनिंग उसको नहीं मानते अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो जरूरी है कि उसके अंदर 2 चीजें कम से कम हो, कि डाटा डुप्लीकेट ना हो और डाटा उसके अंदर जब निकाला जाए, रिपोर्ट निकाली जाए, इन्फॉर्मेशन निकाली जाए तो सटीक हो, सही हो। तो आप कह सकते हैं, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका डाटाबेस डिजाइन अच्छा है, कैसे मानेंगे? तो एक अच्छी तरह डिजाइन किया गया डाटाबेस वो होता है जिसके अंदर ये बातें होंगी। कौन कौन सी बातें होंगी? ये वाली बातें कि नंबर 1, डेटा अतिरेक को कम करने के लिए आपके डेटा को विशिष्ट विषय क्षेत्रों के आधार पर तालिकाओं में यानी कि टेबल में वितरित किया जाए। मैंने बताया अभी आपको कि एक टेबल है जिसके अंदर आप व्यक्ति का नाम सेव कर रहे हैं, राम, कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता, है ना, और चीज सेव कर रहे हैं, मोबाइल नंबर है, एड्रेस पता वता जो भी है, आईडी पासवर्ड वगैरह सब सेव कर रहे हैं। और उसी टेबल में आप कर रहे हैं उसका ऑर्डर नंबर क्या है, उसका आइटम्स क्या है, क्या खरीद रहा है वो। तो ये आप कितनी बार भरेंगे भाई? एक बंदा 100 ऑर्डर करता है 100 बार, तो नाम 100 बार आ जाएगा एक टेबल के अंदर। तो मैंने बताया था कि आप कस्टमर टेबल को अलग कर देंगे जिसमें कस्टमर का जानकारी सेव होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन सेव होगी, और ऑर्डर टेबल अलग बना देंगे जिसमें आप व्यक्ति के ऑर्डर को, उसके आइटम्स को और किस ऑर्डर आईडी से, कस्टमर आईडी से ऑर्डर किया गया है वो आप अलग से बना सकते हैं। तो मैंने एक पूरी टेबल को 2 भागों में तोड़ दिया। तो वही दिया गया है कि डेटा अतिरेक को कम करने के लिए डाटा, आपके डेटा को विशिष्ट विषय क्षेत्रों के आधार पर, जरूरी नहीं है कि 2 टेबल बनाई जाए। आपके जो नियम है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कस्टमर और ऑर्डर का, आप एम्प्लॉय का सैलरी का दे सकते हैं, स्टूडेंट का फीस का दे सकते हैं, स्टूडेंट का कोर्स का दे सकते हैं, स्टूडेंट का क्लास का दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उसके अंदर हम तब टेबलों को टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो टुकड़ों को तोड़ना जरूरी होता है। तो पहला, अपन किसी अच्छे डाटाबेस को अच्छा कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब, पहला पॉइंट तो ये कि डेटा अतिरेक को कम करने के लिए आपके डेटा को विशिष्ट विषय क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग टेबल में बांटा जाए, वितरित किया जाए, पहला नियम। दूसरा पॉइंट, डेटाबेस को टेबल में डेटा को लिंक करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यानी कि आप जब टेबल तोड़ देंगे, आपने कस्टमर टेबल अलग कर दी, ऑर्डर टेबल अलग कर दी, आपने ऑर्डर टेबल में ये तो बता दिया कि कौन सा ऑर्डर हमने पास किया है, किस आइटम को पास किया है, कितने रुपए का किया है, उसकी ऑर्डर आईडी क्या है, ये तो आपने सेव कर दिया। लेकिन ये सेव नहीं किया उस टेबल के अंदर कि किस कस्टमर ने किया है, कस्टमर आईडी क्या है, वो आपने इसमें नहीं दी, कस्टमर आईडी को आपने इस टेबल में नहीं दिया। तो आप कैसे पता करेंगे? आप ये तो बता देंगे कि कौन सा ऑर्डर किया है, किस आइटम को किया है, किस तारीख को किया है, ऑर्डर नंबर क्या है, बता देंगे। लेकिन ये नहीं बता सकते कि किस कस्टमर ने किया है। यानी कि टेबल के अंदर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए डाटा उसमें होना चाहिए, उसमें कॉलम होने चाहिए। और जब आप इस ऑर्डर टेबल को कस्टमर टेबल से जोड़ेंगे आपस में, तो इसकी कस्टमर आईडी इस टेबल के अंदर होनी चाहिए। ये कस्टमर टेबल है, इस कस्टमर टेबल के अंदर एक कस्टमर आईडी एक कॉलम होगा,
तो वो दूसरी टेबल जो होगी ऑर्डर टेबल, उसके अंदर भी एक कस्टमर आईडी नाम से कॉलम होना चाहिए कम से कम, क्योंकि तभी तो बता पाएंगे कि भाई ऑर्डर किसने किया है, कहाँ से मालूम चलेगा, इस आईडी से। इसमें आईडी नंबर मान लो किसी की है 101, तो इसमें भी 01 होगा ना, मालूम चल जाएगा 01 ने ऑर्डर किया है। तो 01 कौन है वो यहाँ चेक कर लेंगे कस्टमर टेबल के अंदर। बात समझ में आ गई। तो डेटाबेस को तालिकाओं में डेटा को लिंक करने के लिए, टेबल्स जो होती हैं उस टेबल्स में डाटा को लिंक करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना जरूरी है, पहली पॉइंट। वो दूसरा पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, समर्थन प्रदान करता है और डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। कौन? अच्छा डाटाबेस। अच्छा डाटाबेस जो होता है वो ये काम भी करता है कि जो आपको डाटा मिलता है वो बिल्कुल सही मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। नंबर 4, आपकी सूचना प्रसंस्करण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कि आप जैसी चाहें वैसी रिपोर्ट इसमें से बना सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाता है अच्छा डाटाबेस जो होता है वो। और आखिरी काम ये है कि डाटाबेस ऑपरेटरों के साथ अंतर्क्रियात्मक रूप से काम करता है। ये 5 काम हैं जो एक डाटाबेस के अंदर होंगे तो उसे अपन अच्छा मानेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा डाटाबेस कब माना जाता है? जब उसके अंदर ये काम हो कि डाटा जो है उसके अंदर डाटा को कम करने के लिए अलग अलग टेबल में डाटा बांटा गया हो, टेबल के अंदर जो डाटा है उसको लिंक करने के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, और समर्थन करता है कि डाटा बिल्कुल सही है, सतर्क है, एकदम विश्वसनीय है, और आपकी सूचना को आपके आपके सामने पेश कर सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, और डेटाबेस के जो अंत क्रिया होती है उनको भी आपके ऑपरेटर के हिसाब से काम करता है। तो 5 क्रिया किसी के अंदर होती हैं तो उस डाटाबेस को हम बोलते हैं अच्छा डाटाबेस है। अब मैं बात कर रहा था डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में मैंने नोट्स के अंदर बताया था 5 स्टेप में, और यहाँ पर मैं आपको 7 स्टेप बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप 7 स्टेप ही याद करें और 7 ही लिख के पेपर में आए। और आपको याद करना है तो मैं इस फाइल की पीडीएफ जो है वो मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ये सातों के सातों स्टेप्स को पढ़ सकते हैं। तो डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? किसी भी डाटाबेस को बनाने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक साइकिल है, एक चक्र है। उस चक्र को हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? ये कुछ स्टेप्स की प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है ये, जो डाटाबेस सिस्टम को डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मेंटेन करती है। डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी और मेंटेन भी करेगी। तो मेंटेन करने के लायक सभी इस्तेमालों को ये पूरा करती है, फॉलो करती है। ये साइकिल डाटाबेस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। जो ये साइकिल है वो किसी भी प्रोजेक्ट को या डाटाबेस को किसी भी कंपनी के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइज के लिए और सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने के लिए एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। और डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि डीडीएलसी में जनरली निम्न कदम होते हैं, निम्न स्टेप होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं, और 7 स्टेप्स कहते हैं कैसे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट का। किसका है? रिक्वायरमेंट का। क्योंकि जब भी आप कोई डाटाबेस बनाएंगे तो डाटाबेस बनाने से पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कितना भी अच्छा डाटाबेस आपको दे दिया जाए आप उसे बेकार बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि आप एक दुकान पे काम करते हैं और आप पूरा लेखा जोखा दुकान का अपने एक नॉर्मल रजिस्टर में या कॉपी में कर लेते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप कंप्यूटर पे कोई डाटाबेस बनाएं। तब अगर आपसे मैं आकर बोलूं कि भाई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम या डाटाबेस डिजाइन करते हैं जो आपकी दुकान के लिए इतना अच्छा है कि वो आपको काफी लाभ देगा, आपको फायदा देगा, आपका काम जल्दी कर देगा, आपका काम टाइम बचा लेगा, जिस काम में आप दूसरा काम कर सकते हैं जिस टाइम पर, ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आप बोलेंगे नहीं भाई मेरा काम तो कॉपी पे हो जाता है, मेरी इतनी सैलिंग ही नहीं है, मेरी जरूरत ही नहीं है मुझे डाटाबेस की। तो आप मुझसे मना कर सकते हैं काम को करने के लिए, यानी कि डाटाबेस को बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि यार कॉपी पर काम करता हूँ, लिखता हूँ और कई बार लिखना भूल जाता हूँ, कई बार बिल फाड़ के अलग से दो,
कॉपी पर अलग लिखो, कॉपी में काटा पीटी करो, हिसाब भूल जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा बन जाए कि मैं कंप्यूटर से बिल फाड़ूं। जैसे ही बिल फाड़ूंगा तो कंप्यूटर पे मेरे आइटम्स जितने भी बचे हैं दुकान के अंदर शो हो जाया करें, पता चल जाया करे कि मेरी दुकान में कौन कौन से सामान खत्म होने वाले हैं, कौन कौन से बचे हैं, कितनी मैंने उधार चीज दे दी है, किस किसने मुझे पेमेंट टाइम पे दिया है, किसने नहीं दिया है, वो सब मुझे कंप्यूटर में मालूम चल जाया करे। तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट फील हो रही है इस स्टेप में, पहला स्टेप यही होता है। जब आपको रिक्वायरमेंट फील हो रही है तब आकर मैं आपसे बोलूँ कि भाई हम आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बना देंगे जिसमें सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो आप मुझसे सॉफ्टवेयर बनवा लोगे या मुझसे डाटाबेस बनवा लोगे। लेकिन जरूरत ही नहीं है आपको, तो आप नहीं बनवाएंगे। सिंपल सी बात है। तो जो मैंने बताया आपको उस एग्जाम्पल को आप इस स्टेप में ले सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, तो डाटाबेस है, डाटाबेस के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट और गोल को समझा जाता है कि भैया आपको डाटाबेस क्यों चाहिए, आपका गोल क्या है, वो समझा जाता है। और ये समझना जरूरी होता है कि किस तरह के डेटा को स्टोर करना है और किस तरह से डेटा को एक्सेस करना है। यदि मैं किसी डॉक्टर को बोलूं कि भैया स्टेशनरी का सॉफ्टवेयर ले लीजिए, तो वो क्यों लेगा मुझसे? और किसी स्टेशनरी वाले को मैं बोलूं कि भैया डॉक्टर का सॉफ्टवेयर मैं दे रहा हूँ, आप ले लीजिए, जिसमें आप पूरे मरीज का लोका जोखा कर सकते हैं, तो क्यों लेगा मुझसे? नहीं लेगा ना। तो सबसे पहले हमें किस तरह का डाटाबेस बनाना है, उसका गोल क्या होगा, कैसी इंफॉर्मेशन उसमें सेव की जाएगी, हमें क्या क्या चीज उस सॉफ्टवेयर से चाहिए, उस सबको एनालाइज करना होगा। और हम सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले स्टेप में, यानी कि पहले स्टेप में इन सबको जानेंगे। जब आपने जान लिया कि भाई मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे दुकान के लिए काम जल्दी करना है, हाँ, और बिल कंप्यूटर में फट जाया करे, जल्दी काम हो जाया करे, तुरंत मालूम चल जाया करे कि क्या दुकान में सामान कम बचा है, क्या ज्यादा हो गया है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या बेचना है, सब मुझे मालूम चल जाया करे। ऐसा करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या डाटाबेस बनाना चाहते हैं। पता कर लिया आपने, नोट कर लिया, कागज पर रजिस्टर पर नोट कर लिया, तो आपकी पहले स्टेप का काम खत्म हो गया, आपका रिक्वायरमेंट वाला काम खत्म हो गया। अब आप आते हैं दूसरी स्टेप पे। जब आपने एनालाइज कर लिया, आपने पता कर लिया कि आपको डाटाबेस चाहिए और क्यों चाहिए, ये भी पता कर लिया आपने, और डाटाबेस में क्या क्या चीज चाहिए ये भी मालूम कर लिया आपने, तो इसके बाद आता है कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन। दूसरा स्टेप है जिसका नाम है कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन। इसमें डाटाबेस के हाई लेवल डिजाइन को क्रिएट किया जाता है, हाई लेवल डिजाइन को क्रिएट किया जाता है, जिसमें डेटा एंट्री, रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन किया जाता है। यानी कि कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं अपन, एक आरेख बनाते हैं, कागज पर ड्रॉ करते हैं, जिसको अपन हाई लेवल डिजाइन कहते हैं। और इसमें डिजाइन करते समय ये दर्शाया जाता है कि कौन कौन सी एंटिटी होंगी। एंटिटी क्या होता है? दुनिया की कोई भी चीज, जैसे कि स्टूडेंट है, अपने आप में एक एंटिटी है, एक एम्प्लॉय है, अपने आप में एक एंटिटी है। आप दुकान में काम कर रहे हैं तो दुकान में आपके लिए कस्टमर आपके लिए एंटिटी हो जाएगा, आपके जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए एंटिटी हो जाएंगे, सामान जो रखते हैं दुकान के अंदर वो एंटिटी हो सकते हैं। तो आपके लिए कस्टमर आपके एंटिटी हो सकते हैं। तो कोई भी दुनिया की एक चीज जिसे डाटाबेस में सेव करते हैं वो एंटिटी होती है। तो जिसमें अपन एंटिटी दर्शाते हैं, रिलेशनशिप दर्शाते हैं कि हम जो टेबल बनाएंगे उस टेबल में कौन कौन सी टेबल को कहाँ कहाँ पर लिंक करना होगा, कौन कौन से कॉलम आपस में कॉलम जो बनाए जाएंगे किस किस टेबल में कॉमन होंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी बनाओगे और ऑर्डर टेबल के अंदर भी आप एक कस्टमर आईडी कॉलम बनाएंगे, जिससे मालूम चल जाएगा किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है ना। तो कौन कौन से एंटिटी बनानी है, कौन कौन से रिलेशनशिप बनाएंगे और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर को अपन सेट करेंगे, इन सबको डिफाइन किया जाता है इस स्टेप में। जैसे कि आपने सेट कर लिया, सब कुछ डिजाइन कर लिया, डिफाइन कर लिया, तब आते हैं नंबर 3 स्टेप पे, जिसका नाम है लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन। इसमें कंसेप्चुअल डिजाइन को, जो मैंने अभी कागज पर डिजाइन किया था कंसेप्चुअल, उसको डिटेल लॉजिकल डिजाइन में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि इस स्टेप में अपन उसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट को स्पेसिफाइड डाटा टाइप और कंस्टेंट में रूप में मैप किया जाता है। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि भाई एंटिटी क्या होगी, रिलेशनशिप क्या होगी, कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट मतलब होता है टेबल में कौन कौन से कॉलम आएंगे, ये डिफाइन कर लिया किसमें, कंसेप्चुअल मॉडल में।
लेकिन लॉजिकल मॉडल में डिफाइन करेंगे, जब कॉलम बनाएंगे तो उस कॉलम का डाटा टाइप क्या होगा, तो नंबर्स में आएगा या करेक्टर्स में होगा, मेल फीमेल ट्रू फॉल में आएगा, कोई पिक्चर वहां पे आएगी, क्या आएगी, तो वो सब सेट किया जाता है। वो है लॉजिकल मॉडल। इस मॉडल में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो एंटिटी है या जो टेबल बना रहे हैं उसमें जब संबंध बनाएंगे या जो कॉलम बना रहे हैं उस कॉलम के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप्स को इस्तेमाल किया जाएगा, ये यहाँ पे सेट किया जाता है, मैप किया जाता है। जब आपने ये भी सेट कर लिया कि भाई हाँ इतने कॉलम बनाने हैं और इस कॉलम में डाटा टाइप ये होगा, इसका फॉर्मेट ये होगा, इसमें इतने अक्षर आएंगे, नंबर ऐसे आएगा, मोबाइल नंबर ऐसे आएगा, पासवर्ड ऐसे आएगा, आपने सेट कर लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया लॉजिकल मॉडल में। तो अब आते हैं उसको डिजाइन करने पर, फिजिकल मॉडल पे आते हैं। नंबर 4 स्टेप आती है फिजिकल डाटाबेस डिजाइन। इसमें लॉजिकल डिजाइन जो हमने बनाया था उसको फिजिकल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर डाटाबेस के स्टोरेज, स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग और ऑप्टिमाइजेशन को टेक्निकली डिसाइड किया जाता है, यानी कि डाटाबेस को फिजिकली डिजाइन किया जाता है सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे ये देखते हैं कि अपन सीरियल नंबर कैसा आएगा, ऑर्डर आईडी किस तरीके से आएगी, नाम कैसे आएंगे, है ना, स्टोर कहाँ होगा, कितनी मेमोरी लेगा, तो डाटाबेस के स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंडेक्सिंग कैसी होगी, उसे ऑप्टिमाइज जो टेक्निक होती है उस सबको इसमें डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे टाइपिंग करके डाटा सेव किया जाएगा, यहाँ स्टोर होगा, यहाँ से मिटाया जाएगा, यहाँ से इंसर्ट होगा, यहाँ से एडिट होगा, यहाँ से कॉपी होगा, वो सब चीजें सेटिंग इसमें की जाती है और डाटा यहाँ पे लॉग हो जाएगा, यहाँ से अनलॉक होगा। सब सेटिंग जो की जाती है, सब सेटिंग जो होती है वो आपकी डाटाबेस डिजाइन में होगी। इसके बाद आता है नंबर 5 पे इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग। आपने डिसाइड कर लिया कि आपका डाटाबेस किस तरह का बनेगा, फिजिकल कैसा लगेगा, डिसाइड कर लिया। फिर बारी आती है इसमें कोडिंग करने की। आप जो भी कंट्रोल बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, बटन वगैरह, उसकी कोडिंग करने की बारी आती है। वो है नंबर 5 स्टेप। तो इसमें डाटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ध्यान रखना, पहले कोडिंग नहीं करते हैं अपन, पहले डाटाबेस डिजाइन करते हैं फिजिकली, उसके बाद कोडिंग करते हैं। ठीक है, पहले जमाना था, एक जमाना जब अपन कोडिंग से काम करते थे, विजुअल उस समय सिस्टम नहीं था, तब अपन कोडिंग करते थे, कोडिंग करने के बाद अपन विजुअल चीजों को देख पाते थे। लेकिन अब 5वीं पीढ़ी चल रही है जिसमें 4 जनरेशन लैंग्वेज चलती है, तो वहां पर पहले अपन सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन करने के बाद कोडिंग करते हैं। तो इसमें डाटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, डाटाबेस को मैनेज सिस्टम से कोडिंग किया जाता है और इसमें स्कीमा, टेबल्स, इंडेक्स और स्टोर प्रोसेस को क्रिएशन किया जाता है। यानी कोडिंग के थ्रू बताया जाता है कि टेबल कैसी होगी, कैसा इंडेक्स नंबर होगा, कैसे उनको प्रोसेस किया जाएगा, कौन कौन से फंक्शंस काम करेंगे उसके अंदर, उन सबको कोडिंग के माध्यम से डिसाइड किया जाता है। अब आपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी कर लिया, आपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो अब क्या बारी आती है उसको चेक करने की कि सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टेस्टिंग एंड डीबगिंग 6वीं स्टेप है। इसमें क्या होता है, इसमें डाटाबेस को सेट किया जाता है, यानी कि टेस्ट करते हैं। इसमें डाटाबेस को चेक करते हैं, अपन टेस्ट करते हैं, ताकि कोई एरर अगर होगी तो उसे हम चेक कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। तो इसे हम इसमें इस स्टेप में अपन जो सॉफ्टवेयर में कोडिंग की जाती है, डिजाइन किया जाता है डाटाबेस को, उसको हम टेस्ट करते हैं ताकि कोई भी यदि एरर है, गलती है, बग है, तो उसको पहचान सकें और उसको फिक्स कर सकें। फिक्स कैसे करेंगे, वही इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी 5 स्टेप में जाएंगे, 5वीं स्टेप में कोडिंग को चेंज करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर गलती है तो फिर कोडिंग को चेंज करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर 5वीं स्टेप में जाएंगे, फिर 6वीं स्टेप में आएंगे, तो चलते रहेंगे जब तक अपन संतुष्ट नहीं हो जाते। जब हमने टेस्ट किया, कोई गलती नहीं आ रही, सब कुछ सही काम कर रहा है, हमको लग रहा है ऐसा कि हाँ सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है डिजाइन सही नहीं है, तो अपन फिजिकल जो उसका मॉडल था उसे भी चेंज कर लेते हैं, तब 5वीं स्टेप में आते हैं, फिर 6वीं स्टेप में आते हैं। तो हमको लग रहा है कि टेस्ट करने पे कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, तब बारी आती है 7वीं स्टेप की। क्या स्टेप है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। यानी कि अब उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया गया है और किसी दुकान के अंदर, कंपनी के अंदर, स्कूल के अंदर लागू कर दिया गया है। लागू करने के बाद अब उसे मेंटेन किया जाएगा। मेंटेन कैसे होगा, आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने सॉफ्टवेयर चलाया महीने 2 महीने, फिर उसको लगा कि भाई साहब इस सॉफ्टवेयर में समस्या है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, ये कमी है इसमें थोड़ी सी, तो उसको बाद में फिर अपन 5वीं स्टेप में जाएंगे, कोडिंग को चेंज करेंगे या फिजिकल मॉडल उसका चेंज करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर से उसको अपन लागू कर देंगे। तो ये मेंटेनेंस का काम पूरी लाइफ चलता रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी कमी निकलती है, लगता है अब जरूरत ये है, अब जरूरत ये है। इस वजह से नए नए सॉफ्टवेयर आप देखते हैं,
अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेप में डेटाबेस को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बनाया गया है, जो बनाया गया है उसको, और उसकी मेंटेनेंस की जाती है। बनाते हैं, डेवलप करते हैं और उसको मेंटेन किया जाता है। मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि लेके रख लिया दुकान के अंदर अपने पास, समझ रहे हो, डेटाबेस को बनाया और बना के घर पर रख लिया, वो मतलब नहीं मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का मतलब है कि आपने डेटाबेस को लिया और जब चला के देखा, काम में चलाया, आपने उसको सिस्टम में अप्लाई किया डेटाबेस को, तब आपको लगा कि यहाँ पे ये कमी है कि स्टूडेंट का नाम मैं जब भरता हूँ तो ये नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों संग आते हैं। मुझे एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए कि दोनों का नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलकर दिया जाया करे, मुझे इसकी फीस का टोटल भी मिल जाया करे, कितनी बकाया है वो मिल जाया करे, है ना, ये चीज़ और मिल जाया करे मेरे को। जो स्टूडेंट का कोर्स पूरा हो गया तो वो हट जाया करें, छिप जाया करें, तो ऐसा कुछ हो जाए तो वो काम करते करते मालूम चलता है, तो उसे कहते हैं मेंटेनेंस करना। यहाँ पर रेगुलर बैकअप भी लिया जाता है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी की जाती है और ऑप्टिमाइजेशन का काम भी किया जाता है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको, डाटा हमने बना दिया है, डाटाबेस जो अप्लाई कर दिया है, उसका बैकअप भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कभी डाटाबेस खराब हो गया तो डाटा चला गया पूरा, तो उसके बैकअप का सिस्टम भी होना चाहिए। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जाती है उसकी, कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, बाद में उसको और अच्छा बनाया जाता है। तो ये इस प्रकार के काम करना मेंटेनेंस कहलाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप चलाते होंगे मोबाइल के अंदर जो अपडेट होते रहते हैं, तो अपडेट करने का मतलब यही है कि उसे कंपनी मेंटेन कर रही है। तो आप भी जब कोई डाटाबेस बनाएंगे, डाटाबेस को यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो बाद में उसको आप मेंटेन भी करेंगे, चेंज भी करेंगे, कोडिंग भी बदलेंगे, डिजाइन भी बदलेंगे, सब कुछ उसमें काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 7 स्टेप होती है। पहली स्टेप में फिर देख लीजिए, पहली स्टेप में आपने रिक्वायरमेंट को देखा कि आपको डाटाबेस बनाने के लिए क्या गोल है, उसमें क्या चाहिए आपको डाटा, क्या डाटा चाहिए, क्यों चाहिए, वो सब एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद उसका कंसेप्चुअल मॉडल डिजाइन किया जाएगा, जिसमें अपन उसके एंटिटी को और रिलेशनशिप को डिजाइन करेंगे। उसके बाद उसका लॉजिकल मॉडल डिजाइन किया जाता है, जिसमें हम ये डिजाइन करते हैं कि भाई जो एंटिटी होगी उस एंटिटी में डाटा टाइप कैसा होगा, किस तरह का डाटा टाइप डाटा सेव किया जाएगा, और फिर उसको हम डिजाइन करते हैं, फिजिकल डिजाइन बनाते हैं उसका अपन। तो चौथे स्टेप में फिजिकली उसको या फिजिकल मॉडल तैयार करते हैं, और पांचवी स्टेप में उसकी कोडिंग करते हैं, छठवीं स्टेप में उसको हम टेस्ट करते हैं, और सातवीं स्टेप में उसको अपन लागू करके मेंटेन करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से अपन वही पांचवी स्टेप को जा सकते हैं, छठवीं स्टेप पे आ सकते हैं, फिर से सातवीं स्टेप पे आ सकते हैं। तो ये साइकिल शुरू से लेकर लास्ट तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इस प्रकार से जो आपने अभी स्टेप सीखे वो स्टेप है डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या हमारे और क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा हौसला अफजाई भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।